नमस्कार दोस्तों, लीगल फटर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो मेरे चैनल में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग अपने नए जनरल एक्सेप्शन के कुछ और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उनके बारे में बात करूंगा। तो आज मैं बात करूंगा कि ये जो कंसेंट है इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जनरल एक्सेप्शन में, और हम इस फ्री कंसेंट को क्यों एक वैलिड डिफेंस की तरह लेते हैं, जहां पे जो एक्यूज होता है उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो आज हम इसकी पूरी फिलॉसफी के बारे में समझेंगे। हालांकि जितनी भी सेक्शन दिए गए हैं हमारे भारतीय न्याय संहिता में, वो पूरी तरीके से कंसेंट को निगेटिव वे में दर्शाते हैं। वहां ये दिया गया है कि कोई भी अगर पर्सन कोई भी एक्ट करता है तो अगर कोई भी कंसेंट तो हमेशा अगर क्लियर मिसकंसेप्शन के जरिए ली जाती है तो हम उसको वैलिड कंसेंट नहीं मानते। तो वो एक निगेटिव टर्म पे दिया। हालांकि ये कहीं पे डिफाइन नहीं है कंसेंट के बारे में, लेकिन सेक्शन 26 कहता है इसके बारे में कि एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कास्ट डेथ। ऐसा एक्ट, ऐसा क्रिमिनल एक्ट जो आप बिना कोई इंटेंशन के कर रहे हैं, जिसमें आपकी ये इंटेंशन नहीं है कि उसकी मृत्यु का वो कारण बने, या जो भी आप कर रहे हैं वो अपनी तरफ से गुड फेथ में कर रहे हैं, ड्यू केयर काशन में कर रहे हैं, और साथ ही साथ उस इंसान के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, जिससे जो जिसके लिए जिसने कंसेंट दी है उसको उस चीज का प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। तो उसी चीज पे ये सारी चीजें ये पूरा बात करता है। जो कंसेंट होती है वो एक्टिव कंसेंट, एक्सप्रेस कंसेंट भी होती है, इम्प्लाइड भी होती है। एक्सप्रेस का मतलब होता है जहां अपनी बात को आप वर्बली, मुंह के जरिए, लिख के जरिए आप उस चीज को अपना व्यू एक्सप्रेस करते हैं, कहते हैं। तो वो एक तरीके से रिटेन में जो कंसेंट दी जाती है वो एक्सप्रेस कंसेंट होती है, जहां पे आपकी चीजें आपके भी है सीधे दिखती हैं कि आप उस चीज को कर रहे हैं, राइटिंग के जरिए कर रहे हैं, या आप उसको वर्बली बोल रहे हैं। तो वो पूरी चीज डायरेक्ट उसका प्रूफ दिख रहा है। उसमें कोई हमको कोई सरकमस्टेंसेज के जरिए या कंडक्ट के जरिए या और भी जो उसके आसपास की चीजें हैं, कड़ियां उसके जोड़ के, या हम इन्फ्रेंस के जरिए उन चीजों पे नहीं पहुंच रहे हैं। हम सीधा डायरेक्ट जिससे हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं उसको हम यहाँ पे एक्सप्रेस कंसेंट की बात कर रहे हैं। और इम्प्लाइड जब किसी कंडक्ट से या कोई सरकमस्टेंसेस से या कोई हम कह सकते हैं उसका इंटरप्रिटेशन करके हम उस कंसेंट तक पहुंचते हैं। या ऐसी कंसेंट हमेशा इम्प्लाइड वे में होती हैं, जो हमारे कंडक्ट, हमारे बिहेवियर को शो करती हैं। उस आधार पे हम उस चीज का अनुभव कर पाते हैं। जैसे एक्सप्रेस कंसेंट है, तो मान लीजिए मैं एडवोकेट हूँ, मैंने अपने एक टेनेंट से कह दिया कि तुम अपना घर मुझको 4 दिन के लिए दे दो। अब उसने मुंह से बोल दिया, यस कह दिया। तो ये क्या है? ये सीधा डायरेक्टली मेरे को वर्बली उसने अपनी बात एक्सप्रेस कर दी, तो ये डायरेक्ट है। अब यही मान लीजिए मैं किसी एटीएम में जा रहा हूँ, अब वहां मैं लाइन लगा के खड़ा हूँ, तो वो मेरे कंडक्ट से तो यही शो करेगा कि मैं एटीएम के अंदर जाऊंगा, वहां से पैसा निकालूंगा। या मैं किसी बस में बैठा, अब बस में बैठने के बाद जब कंडक्टर आया, उसने मुझसे पैसे मांगे, तो मैंने पहले से पैसे निकाल लिए। तो उसको पता है कि मैं इम्प्लाइडली अपनी बात को इन्फ्रेंसेस के जरिए या कंडक्ट के जरिए, या मैं कह सकता हूँ अपने बिहेवियर के जरिए उनके शो कर रहा हूँ। डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन्फ्रेंस में ऐसा निकाल रहा हूँ कि उसको वो चीजें पता चल जाएंगी। तो आशा करता हूँ जैसे आप सुपर मार्केट के गए, सामान भर रहे हैं, तो अब जो वहां पे बैठे हैं वो यही अंदाजा लगाएंगे कि मैं सामान लेने आया हूँ। तो ये इम्प्लाइड कंसेंट है। हालांकि हम यहाँ कंसेंट की बात कर रहे हैं, तो ये कंसेंट हमेशा पर्सन के गुड फेथ में होनी चाहिए, तभी हम एक एक्यूज को वैलिड डिफेंस दे देंगे। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने जो कंसेंट दी है वो अपनी फ्री विल से दी है। उसमें कोई मिसकंसेप्शन या फ्रॉड, या हम कह सकते हैं कोई उसको किसी भी तरीके से फ्राइटेन नहीं किया गया है, ना उसको हार्म पहुंचाई गई है, ना मिसकंसेप्शन के जरिए या फ्रॉड के जरिए। वो एक वैलिड कंसेंट है। वो ऐसी कंसेंट है जो ला पूरी तरीके से उसको मानता है। जो एक्ट करा गया है वो इसकी बिल के हिसाब से करा गया। अगर कोई भी एक्ट क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में अगर कहा जाता है मैगजीन में कि जो एक्ट मेरी बिल के अगेंस्ट में है वो मेरे एक्ट नहीं है, इसलिए मतलब मैंने वहां पे अपनी कंसेंट नहीं दी गई, वो कंसेंट मेरी ड्यूरेस या अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए या कोर्जन के जरिए या ट्रीट करके मेरे से ऑब्टेन की गई है। तो वहां पे मेरा जो माइंड है, मेरी
इंटेंशन है वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, मैं उस काम को इंटेंशनली एक्यूज कर रहा है, तो जब इंटेंशन इंटेंशन वहां पे एक्यूज की साफ झलक रही तो एक्यूज को वहां का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पे वो कंसेंट अपनी फ्री विल से दे रहा है तो फिर जो लोग हैं या जो दो लोग पार्टी है, एक विक्टिम है, एक्यूज है, वो उसके लिए लाइबल नहीं होंगे। लाइबल इस सेंस में नहीं होंगे क्योंकि वो वहां पे अपनी कंसेंट पूरी तरीके से दे दी, और ये सारी डॉक्ट्राइन वायलेंटी नॉट फिट इंजूरिया पे है, जहां आपने खुद से उस कंसेंट के लिए रिस्क लेने के लिए आप अपनी सहमति जाहिर कर चुके हैं, उस हार्म को बियर करने के लिए आप अपनी सहमति दे चुके हैं, आप उस चीज के लिए अपनी कंसेंट दे चुके हैं। जैसे मैंने टुंडा वर्सेस रिक्स के केस में बताया था कि दो रेसलिंग प्लेयर आपस में खेल रहे हैं, अब वो किसी कारणवश से इंजर्ड हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को उस चीज के लिए नहीं कहेंगे, उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा कि वो कंसेंट उनकी पूरी तरीके से फ्री विल के साथ थी और उन्होंने वायलेंटली उस चीज के लिए कंसेंट सफर करने के लिए, हार्म सफर करने के लिए वो ऑलरेडी तैयार थे। तो हम उन सारी चीजों पे कंसेंट वैलिड मानते हैं और उसके लिए हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं। और अगर कंसेंट हमें निगेटिव टर्म पे या मिसकंसेप्शन या फ्रॉड के जरिए या कोर्जन के जरिए obtain की जाती है तो ऐसी कंसेंट को हम हमेशा निगेटिव टर्म पे लेते हैं, और ये सारी कंसेंट वैलिड कंसेंट लॉ की नजर में नहीं होती है। तो सारा कॉन्सेप्ट उसी पे बेस है। तो अब मैं आप लोगों के यहाँ 1 बाय 1 सेक्शन डील करूंगा। अभी तक मैं आप लोगों को बेसिक दे रहा था, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे एक सर्जन है, अब एक सर्जन क्या है, उसको पता है कि मैं एक वाइफ बंदा है जिसकी डेथ हो सकती है, उसको पता है कि अगर वो ऑपरेशन करेगा तो उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन फिर भी वो उस चीज के लिए गुड फेथ में कर रहा है कि यार सब बाई चांस जेड बच जाए, उसकी जो समस्या है उसका निपटारा हो जाए। तो ये सारी चीजें गुड फेथ में जेड बेनिफिट के लिए कर रहा है, साथ ही में जेड उस चीज के लिए कंसेंट दे रहा है। तो यहाँ जो डॉक्टर का व्यू पॉइंट है या डॉक्टर का जो रिस्पॉन्स है या साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, वो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उसकी जो इंटेंशन है वो प्रॉपर है, वो इलविल मोटिव के साथ नहीं है, वो पूरी तरीके से एक रीजनेबल इंटेंशन के साथ, एक गुड माइंड के साथ, एक प्रॉपर ड्यू केयर काशन के साथ वो सारी चीजें कर रहा है। और उस चीज के लिए उसके दिमाग में कोई इलविल नहीं है, जो हम रेलेवेंसी में पढ़ते हैं कि गुड फेथ या इलविल के अगर कोई भी चीजें इस तरीके की होती हैं तो वो फैक्ट रिलेवेंट हो जाते हैं, वो हम उसको रिलेवेंसी में कंसीडर करते हैं, मतलब ऐसे फैक्ट को हम एडमिसिबल करार देते हैं, उनकी जो एविडेंसरी वैल्यू है उसको हम महत्व देते हैं। तो ये भी सारी चीजें आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो रिलेवेंसी में आप 13 अब तो 12 में हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो ये सारी चीजें उसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक बड़े फिलोसफर हैं जो कि इमोशनल थ्योरी के बारे में बताते हैं, डब्ल्यू वेस, जो कि कहते हैं कि जितने भी ये सारी चीजें ये इमोशनल अफेक्शनल थ्योरी पे बेस्ड है। अफेक्शन का मतलब डॉक्टर का एक इमोशन बन जाता है उसके प्रति, उसके पास वो दिखने लगता है कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो गुड फेथ में काम करने लगता है। तो इसमें जो इमोशनल थ्योरी अफेक्शन का रोल है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप लोग इसके बारे में, अफेक्शन थ्योरी के बारे में जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप कई सारी चीजें पढ़ते हैं। थ्योरी सोशल इकोनॉमिक थ्योरी हो गई, जेम्स लार्ड की थ्योरी हो गई, कैनन बार्ड की थ्योरी हो गई। तो ये सारी चीजें आपको मैं इंटरलिंक करके बता रहा हूँ ताकि आप देख पाए कि साइकोलॉजी क्राइम में कितना इंपॉर्टेंट रोल करती है। ये जो क्रिमिनल बिहेवियर जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, ये बिहेवियरिज्म वहीं से निकल के आया कि ये क्रिमिनल का बिहेवियर शो कर रहा है। हालांकि यहाँ जो उनका बिहेवियर है वो पॉजिटिव है, डॉक्टर का किसी भी जो भी इंसान को दिक्कत हुई है या जिसने भी कंसेंट दी है उस एक्ट के लिए, क्योंकि वो ड्यू केयर काशन और अफेक्शन और इमोशन और एक बॉन्ड जो बना हुआ है इमोशनली उस चीज के लिए कनेक्ट है, तो इस वजह से हम उसको लाइबल नहीं ठहरा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब अर्पित कुमार इलाहाबादिया को करते रहें। तो अब मैं चलता हूँ सेक्शन 26 की तरफ। सेक्शन 26 कहता है कि कोई एक्ट अगर बिना इंटेंशन के कास हो रहा है और जिसकी वजह से किसी भी इंसान की डेथ हो रही है या उसको उसने उस काम के लिए कंसेंट दे दी है या वो काम को गुड फेथ में कर रहा है, साथ ही साथ वो पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहा है, और जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट है और उस कंसेंट के लिए उस इंसान ने उस सफर को हार्म करने के लिए अपनी कंसेंट दे दी है, तो ऐसे मामलों में जनरली हम
उसको एक्सेप्शन दे देंगे और उसको हम लाइबल नहीं ठहराएंगे। जैसे यहाँ एक सर्जन है ए, इसने जेट का ऑपरेशन कर दिया ये जानते हुए कि जेट की मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसकी इंटेंशन वहां स्किल बिल नहीं थी या कोई रेशनल मोटिव नहीं था। वो गुड फेथ में ड्यू केयर काशन में एक रीजनेबलनेस का प्रिंसिपल लगाते हुए, अफेक्शनेट की थ्योरी लगाते हुए उसके अंदर उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसकी जो इंटेंशन थी वो प्योर थी कि मुझे गुड खुद फेथ के साथ वर्क करना है, मुझे उसके बेनिफिट के लिए करना है, मुझे उस जो रिलेशन बना हुआ है, जो हमारी ट्रस्ट की फिड्यूसरी ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे इंप्लायर इंप्लाई का रिलेशन दिखता है कि वो ट्रस्ट के जरिए, तो ये ट्रस्ट उनका जुड़ा हुआ है। तो ये जो जेट को बेनिफिट मिल रहा है ये इसी वजह से मिल रहा है कि जो कि वो ऑपरेशन कर रहा है वो जेट की कंसेंट पे कर रहा है। यहाँ मतलब उसकी फ्री विल है, क्योंकि उसने फ्री विल से अपनी बात को जो कंसेंट दे रहा है यहाँ जेट, उसने अपनी फ्री विल उस पर जाहिर कर दी है। वो कह रहा है कि हाँ क्योंकि ये जो काम हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, साथ ही साथ गुड फेथ में हो रहा है। तो यहाँ पे हम पनिशमेंट जो अगर उसकी डेथ भी काश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो पूरा हर चीज का ध्यान रखते हुए ड्यू केयर काशन के साथ, प्रॉपर प्रिकॉशन ले के साथ और सावधानी बरतने के साथ वो ऑपरेशन कर रहा है। इन केस कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस घट जाते हैं या कुछ घट जाता है तो उसके लिए लाइबल नहीं होती, क्योंकि वो यहाँ पे गुड फेथ में वर्क कर रहा है, एक ईमानदारी के तौर पे कर रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं रेशनल माइंड के साथ उस काम को कर रहा है और पूरी तरीके से वो अपने काम के प्रति केयर है, कॉशियस है। तो हम उसको या जुडिशियली तौर पे, जुडिशियस तौर पे उस चीज को परफॉर्म कर रहा है एक विवेक का यूज करते हुए, तो हम उसको लाइबल नहीं ठहराएंगे। साथ ही साथ वो कंसेंट भी वहां फ्री ले चुका है, बिना इसके इनवॉलंटरी कंसेंट तो है नहीं। अब जब इसने कंसेंट दे दिया तो मतलब अगर कोई सफर यहाँ पे हार्म हो भी जाती है इन केस, तो हम इसको लाइबल नहीं ठहराएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन 27 जो हमारा कहता है कि अगर कोई भी एक्ट गुड फेथ में हुआ है, मान लीजिए आपने कोई काम गुड फेथ में करा है। अब मान लीजिए जैसे बाहर कोई आप गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया, अब उसके इतना लग गया, मान लो सिचुएशन इतनी खराब है कि अगर उसको डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाया गया और डॉक्टर अगर वहां पे ऑपरेशन तुरंत नहीं करेगा तो मर भी सकता है। तो इन केस में मान लो वहां उसका कोई गार्जियन नहीं है या चाइल्ड के बेनिफिट के लिए कोई इंसान लेके जा रहा है, तो उसको हम एक्सेप्शन की श्रेणी में रखेंगे। या उसने जो कंसेंट है गार्जियन की वो उससे ले ली गई है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तौर पे, तो बच्चे के बेनिफिट के लिए अगर गार्जियन कंसेंट देता है जहां बच्चे का भला होता है, तो लॉ भी ऐसा प्रज्यूम करता है कि हम उस इंसान को एग्जेम्प्ट करेंगे। साथ ही साथ ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, जो पूरी तरीके से विवेक नहीं फॉर्म कर पा रहा है या रेशनल जजमेंट नहीं बना पा रहा है या उसका कॉग्निटिव बिहेवियर सही से काम नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से अनसाउंड माइंड जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अनसाउंड माइंड के नॉन कंपोज मेंटिस के बारे में कि वह अनसाउंड माइंड है या इंसेन है, या मैंने आपको डायमेंशियल लेगिस के बारे में बताया था कि इसका जो माइंड है वो पूरी तरीके से कॉग्निटिव इम्पेयर हो गया, फेल हो गया, तो उसकी वजह से समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो ये भी सारी चीजें हैं, वो रेशनल जजमेंट नहीं फॉर्म कर पा रहा, वो अनसाउंड माइंड है क्योंकि उसको जो भी कर रहा है क्या सही है क्या गलत है उसको पता ही नहीं है, या कॉन्सिक्वेंसेज वो उस चीज के नहीं समझ पा रहा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन दिए गए कि अगर कोई भी इंसान, जैसे प्रोविजो 1 में दिया गया कि अगर कोई भी इंसान कोई किसी की डेथ कास्ट करता है या कोई अटेम्प्ट करता है किसी को मारने का, तो फिर उसको थोड़े मिलेगा उस चीज का डिफेंस कि नहीं वहां पे उसने कंसेंट दे दी थी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी साफ साफ इंटेंशन दिख रही है कि तुम किसी इंसान की डेथ कास्ट करना चाहते हो, कारण बनना चाहते हो उसके डेथ का, या डेथ का क्या कारण हो सकता है, या तुम उस चीज को अटेम्प्ट कर रहे हो ताकि उस इंसान को, मतलब कहीं ना कहीं तुमने इंटेंशन अपने माइंड में पहले ही बना ली है। जो मैं आप लोगों को एलिमेंडा कार्डो की बताया था कि जो इंटेंशन होती है वो आपकी पहले से पर्टिकुलर एक्ट के लिए आप फॉर्म कर लेते हैं अपने माइंड में, तो वही सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें की वजह से हम यहाँ पे एक्सेप्शन दे रहे हैं। दूसरी, अगर प्रोबेबिलिटी बन रही कि इंसान की मृत्यु हो ही जाएगी, अब आपको पता है, मान लीजिए आप दो लोग को खेल रहे हैं, आपको पता है कि एक आपका दोस्त है उसके
बॉडी का जो हिस्सा है, शरीर वाला जो ये आपका क्या बोलते हैं ये हेड वाला है, उसके हेड में कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई थी या कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई थी जिसकी वजह से उसका ये शरीर का जो पार्ट है आपको नॉलेज है कि यार ये अगर मैं यहाँ मार दूंगा तो ये इंसान मर जाएगा या अनकॉन्शियस हो जाएगा, तो आपको पता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी दिख रही है, लाइकली। लाइकली का मतलब क्या है कि चांस है, तो ये चांस हाई है कि उसके काश हो सकती है। इस वजह से आपकी इंटेंशन यहाँ निगेटिव दिख रही है कि आप उसको मारना चाहते हैं या आप उसको ग्रीवियस हर्ट देना चाहते हैं, या कोई ऐसा डिसीज है जो आपको पता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो काफी ग्रीवियस है, आप उसका यूज करते हुए उस इंसान को डेथ कास्ट करना चाहते हैं, या कोई इंफॉर्मेटरी उसके माइंड की कोई जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो प्रॉपर तरीके से नाम काम नहीं कर रहा, और आपको उस फैक्ट का नॉलेज है और आप जानते हैं, तो आप फिर उन चीजों के लिए लाइबल होंगे। या जैसे आप वायलेंटली किसी को जानबूझ के ग्रीवियस हर्ट दे दे, किसी का मुंह तोड़ दिए या किसी के फ्रैक्चर कर दिए बॉडी में कि वो इंपेयर हो गया, या उसके दोनों जो आंख हैं वो पूरी तरीके से काम न करें, या लॉस्ट हो जाए उसकी जो साइट है, तो ये सारी प्रॉब्लम ग्रीवियस हर्ट के अंदर आ जाएंगी। तो ये वायलेंटरी जो आप कास्ट कर रहे हैं ग्रीवियस हर्ट, उसकी वजह से भी समस्याएं क्रिएट हो जा रही हैं। या आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको कास्ट करने का कि उसको ऐसी कोई ग्रीवियस हर्ट हो जिसकी वजह से वो ऑर्डिनरी जो परस्यूट है 15 दिन उसके दोनों फ्रैक्चर हो जाए, या पूरी तरीके से वो लास्ट हो जाए, आई हो जाए, या उसके शरीर में काफी ज्यादा घाव टाइप के हो जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से हम एक्सेप्शन दे रहे हैं। एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ तो हमको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिला एक्यूज को, लेकिन यहाँ प्रोटेक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ एक्यूज की साफ साफ इंटेंशन दिख रही है। कोई भी एक्ट जो आप एक्ट करते हैं और जो आप उस एक्ट के पीछे आपका मेंटल माइंड होता है, क्योंकि कोई भी एक्ट बिना दिमाग के नहीं होगा, तो वो जो दिमाग है उसी को हम इंटेंशन बोलते हैं, उसी को हम मेंस रिया बोलते हैं। और जो हम एक्चुअली फिजिकली तौर पे करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं वो उसका एक्टस रिया है। मतलब फिजिकल चीज जो होती है उसको हम एक्टस रिया बोलते हैं, और जो हमारे माइंड का जितना दिमाग लगता है उस चीज को मारने में या उस चीज को डेथ तक पहुंचाने में या किसी आदमी को इन सफर कराने में या उसको पीछे कोई उसको हार्म क्रिएट करने में या हर्ट करने में, वो सारी चीजें मेंटल एलिमेंट के अंदर आती हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। और चौथा चीज, अगर आप किसी को कास्ट कर रहे हैं या लाइकली टू कास्ट डेथ कर रहे हैं या कोई ग्रीवियस हर्ट दे रहे हैं या कोई वायलेंटली ग्रीवियस हर्ट दे रहे हैं, तो इन सारी चीजों के लिए आप कोई भी अगर अबेटमेंट करते हैं, ऐसा उकसाते हैं, चाहे इस ये जितने प्रोविजन है 1 2 3 4 मतलब प्रोविजन ए बी सी प्रोविजो, मतलब ये इसका एक्सेप्शन दिखा रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन जो दिखा रहे हैं प्रोविजो का मतलब ही होता है कि कुछ ऐसी चीज जो जनरल चीज है उससे हट के है। तो ये जो हट के जनरल चीज है ये यही है कि अबेटमेंट के बारे में। या अबेटमेंट जब किसी को आप इंस्टिगेट करते हैं या किसी थर्ड आदमी को जरिए वो काम कराते हैं, जहां आप खुद ना करके किसी दूसरे की मदद लेते हैं, लेकिन इंटेंशन आपकी ही होती है, जिस आपकी इंटेंशन की वजह से थर्ड पार्टी किसी एक्ट को करती है जहां पे आपका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे हम सह अपराधी कंप्लिस की बात करते हैं, तो ये कंप्लिस को भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो अबेटमेंट है ये इन्हीं सारी जो उकसाने का है, प्रयोग करने का, इंस्टिगेशन करने का, इंसाइट करने का है, उसी को बोलते हैं। ये इंटेंशन बाय एड के जरिए हो सकता है, या जब हमें कंप्लिस पढ़ते हैं तो इसी का इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं एसेसरी बिफोर एक्ट, एसेसरी बिफोर आफ्टर द एक्ट। तो एसेसरी का मतलब जो सहायक चीजें हैं, कि अब कोई अपराधी है उसको आप बिफोर, पहले बिफोर का मतलब है कि उसको सहायक चीजें दे रहा है, उसको शरण दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आफ्टर के बाद उसको लुका रहे हैं, उसको क्राइम सीन से बाहर ले जा रहे हैं ताकि उसका नाम ना, एविडेंस मिटा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये कंप्लिस के अंदर आती हैं। जो एक एक्यूज होता है उसके साथ जो सह अपराधी जुड़े होते हैं, जिनका कनेक्शन होता है, ये सारी चीजें उसी के अंदर आती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। और अब मैं चलता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ। तो मैं अब आप लोगों को एक नए सेक्शन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो जो आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में मैं बात करता हूँ।
तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे एक बच्चे इलस्ट्रेशन में आप लोगों को देता हूँ कि एक 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 चाइल्ड है जिसके गुड फेथ में बिना चाइल्ड के कंसेंट के जो डॉक्टर है वो चाइल्ड का ऑपरेशन कर देता है या उसके जो स्टोन है उसको हटाता है, लेकिन ऑपरेशन करते वक्त कोई अनसर्टेनिटी या कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से चाइल्ड की डेथ हो जाती है। तो जो ए है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सेप्शन मिला है, क्योंकि यहाँ उसका जो इंटेंशन वो पूरा गुड फेथ में है कि जो उसका उद्देश्य है कि मुझे चाइल्ड को क्योर करना था, लेकिन कोई ऐसी एक्सेप्शनल दिक्कत की वजह से या कोई ऐसा हम कह सकते हैं मिसफॉर्च्यून हो गया या कोई ऐसा उससे सिली दिक्कत हो गई जिसकी वजह से उस इंसान की मृत्यु हो गई, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि जो एक्ट है उसने गुड फेथ में करा था। उसका शुरू से इंटेंशन उसको बेनिफिट देना था चाइल्ड को, क्योंकि वहां पे कंसेंट जो गार्जियन की थी वो भी थी, साथ ही साथ जो डॉक्टर था उसने अपनी तरफ से पूरी तरीके से सतर्कता बरतते हुए गुड केयर कासन में करा था। लेकिन ऐसे सरकमस्टेंसेस बन गए, ऐसी परिस्थितियां बन गई कि उसको उसका इम्पैक्ट गलत तरीके से देखने को मिला और जो बच्चे की डेथ हो गई। तो बच्चे की डेथ वो करना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसे सरकमस्टेंसेस घट गए जिसकी वजह से बच्चे को वो बचा नहीं पाया या बच्चा मर गया या उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। तो अगर समझ में आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। तो आप लोगों के लिए फिर कुछ आप लोगों के लिए लाया हूं तो सुनाता हूं कि बड़ी हिम्मत से लड़े हैं जमाने से, बड़ी हिम्मत से लड़े हैं जमाने से, शिकस्त लेकिन अपने दे गए। तो दोस्तों बड़ी हिम्मत करके लोग उठते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अपने लोग जब गिराने लगते हैं तो बड़ा दुख होता है। इसीलिए तुम लोगों से कहता हूँ कि डरो नहीं, करते रहना है, क्योंकि किसी के लिए आप कुछ भी कर दे, आप जिसको जो कहना है वो आदमी कह के ही रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। तो आपको किसी को मौका देना ही नहीं, आप बस अपना काम करते रहिए, बाकी वहाँ जो राम रची रखा है, तो बाकी मेहनत करते रहेंगे और टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है। चीजें तो मैं सब आप लोगों को धीरे धीरे बता दूंगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आप लोग ना समझ पाए या हम लोग समझ ना पाए। तो ये जो मेरे लेक्चर है बेसिकली बहुत बड़े ज्ञाता लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए हूँ जो अभी शुरुआत में ये चीजें सीख रहे हैं, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं सही साठ मिल पा रहा। अगर उनको लगता है कि मैं उनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकता हूँ तो कृपया फिर लेक्चर देख लें, अगर नहीं लगता तो फिर कोई बात नहीं। बाकी मेरा एक ही है कि कहीं से भी पढ़े पर बेहतर पढ़े और बढ़िया लड़ते रहें। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि इसी आईने से मिलेगी मेरी गवाहियां, इसी आईने से मिलेगी मेरी गवाहियां, तुम्हें अक्स मेरा जिस आईने में नहीं मिला, और मिली जिंदगी कड़ी धूप में तो कहीं, मगर मेरी छांव सा कोई सवाया भी कहीं नहीं मिला। और यूं ही फिर मुझे जिंदगी ने बसर किया, यूं ही कि फिर मुझे जिंदगी ने बसर किया, कोई दिन थे जब मुझे हर नजारा हंसी मिला। तो बस आप लगे रहिए, वो दिन भी आएगा जब आपके नजारे हंसी होगा, आपका समा हंसी होगा। तो बस इसी उम्मीद और जोश के साथ हम लोग लड़ते रहेंगे और डरना नहीं है किसी चीज से कि वो लगे कोई नकाशी मेहराब की, वो लगे कोई नकाशी मेहराब की, जैसे पत्तों पे शबनम गिरी आब की, और नींद उड़ जाएगी ओठ अगर खुल गए, नींद उड़ जाएगी अगर ओठ खुल गए, क्या सुनाए कोई बातें फिर ख्वाब की। तो जो ख्वाब में उसको ख्वाब में ही रहने दीजिए, अभी उन तक हमको नहीं जाना है। और जो हमने नक्काशी करी है, मेहनत करी है, उस पे हम लोग अपना आप रखेंगे, अपना ईमान रखेंगे, अपना एक पहलू बना के रखेंगे, तो वो आपको नहीं जानी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप अपना गुरूर न बेचिए, वरना कुछ भी चीजें हो चलती रहेंगी। तो डरने का कोई नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को और पढ़ाता हूँ, जैसा कि आप लोगों के सामने अब मैं सेक्शन 28 लाया हूँ। सेक्शन 28 ये कहता है कि जब हम कंसेंट लेते हैं या देते हैं, अगर हमने कंसेंट फियर डर के जरिए या मिसकंसेप्शन के जरिए दी गई, तो ये पहली बात तो ये निगेटिव टर्म है। फियर, मिसकंसेप्शन मतलब
जैसा आप चाह रहे थे तो कंसेंट देना वो उसके बिल्कुल मिसकंसेप्शन हो गया। जो फैक्ट था उसको उस तरीके से ना समझ पे आपने उसका इंटरप्रिटेशन दूसरी तरह से कर दिया, या जो आप करना चाह रहे थे वो चीज ना हो कि मिसकंसेप्शन हो गया। मतलब जो आपके दिमाग में जिस चीज के लिए आपने कंसेंट दी थी वो कंसेंट ना हो कि जब उसका इंटरप्रिटेशन करा गया तो फैक्ट दूसरा निकला, या हम इंटरप्रिटेशन करें तो हम दूसरे उस पे पहुंचे। जो हम एक्चुअली में जिस चीज के लिए कंसेंट दिए थे वो हम नहीं, वो उस चीज से नहीं मिलती है, वो कुछ और ही शो करती है, कुछ और ही इंटरप्रिटेशन देती है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो मिसकंसेप्शन का। जैसे आप किसी चीज के लिए एक दे दिए कि मान लीजिए मैं किसी भी इंसान के साथ जा रहा हूँ, मैंने मान लीजिए गाड़ी में बैठने की कंसेंट दे दी। अब वो समझ गया कि मैं गाड़ी में बैठने कंसेंट दे दी तो मैं किसी को मर्डर करने का भी उसमें सहयोग करूंगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन हुआ, क्योंकि मैंने जिस चीज के लिए कहा मैंने उसी चीज के लिए यहाँ पे कंसेंट दी है। तो एक्चुअली जो मेरी यहाँ कंसेंट थी वो पर्टिकुलर उसी चीज पे लागू होगी। अगर और उधर उसका इंटरप्रिटेशन दूसरा निकलता है या कुछ दूसरा कारण बनता है तो हम उसके लिए वो एक्यूज जिम्मेदार नहीं होगा, विक्टिम जिम्मेदार नहीं होगा, माफ करिए। तो यही सारी चीजें, तो कंसेंट हमेशा अगर फियर या मिसकंसेप्शन के जरिए दी जाती है तो वो कभी भी सत्य कंसेंट नहीं हो सकती या ट्रू कंसेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कंसेंट उसने अपनी जो फ्री विल से दी थी वो एक्चुअली वो चीज ना हो के वहां उसका उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस चीज के लिए वो कंसेंट दिया था वो उसके फ्री विल से आई ही नहीं, क्योंकि तुमने उसको डरा धमका के या मिसकंसेप्शन के जरिए या फ्राइड करके या हार्म करके उससे कंसेंट ले ली, तो वो उसके फ्री विल से कहाँ आई, वो उसके फ्री माइंड से कहाँ आई। उसने उस चीज को जैसे कंसेंट देना था या गुड फेथ में देना था वो तो दिख ही नहीं रहा। यहाँ आप इनडायरेक्टली या इनवायलेंटरी उससे कोई भी काम डरा धमका के करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको ट्रू कंसेंट थोड़े मानेंगे। ट्रू का मतलब है जब वो जिस चीज के लिए दी गई हो, जो मीटिंग ऑफ माइंड हो, सेम रेशनल माइंड के साथ बनी हो और दोनों की उसमें बराबर की सहमति हो, बिना कोई प्रेशर के हो, तब वो फ्री कंसेंट होगी ना। अब यहाँ तुम किसी आदमी से फियर के जरिए या कोई इंजरी काज करके, अब जैसे मैं हूँ, अब मैंने किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया, उससे कहा कि तुम मेरे को 20,000 रुपया दो तभी मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ूंगा। तो यहाँ जो उसने कंसेंट दे दी 20,000 के लिए, लेकिन वो 20,000 मैंने उससे फियर और इंजरी क्रिएट करके लिए, उसको डरा धमका के लिए, तो वो कंसेंट फ्री कहाँ रही, मीटिंग ऑफ माइंड कहाँ सेम रहा। तो ये सारी चीजें, तो पर्सन अंडर द फियर एंड इंजरी, पहली बात तो इसमें पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट, क्योंकि कोई भी लॉ होता है उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट बहुत जरूरी होते हैं। जब तक आप उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट को नहीं समझेंगे तब तक आपको अगर फैक्चुअल की क्वेश्चन मिल जाएगा जहां आपको इशू फ्रेम करने के लीगल एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर कंक्लूजन में पहुंचना पड़ेगा, तो वहां ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट आपको पता होने चाहिए कि सेक्शन 28 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट ये है। मिसकंसेप्शन का मतलब मैं बता ही दिया कि जिस चीज के लिए कंसेंट दी गई थी उस ट्रू फैक्ट को छोड़कर कुछ और ही इंटरप्रिटेशन निकालना या अपने माइंड में एक मिस परसेप्शन क्रिएट कर लेना या इल्यूजन भ्रम पैदा करना, जो जैसी बात थी वैसी ना हो के उसको कुछ और तरीके से कहा जा रहा है, या उसको इंटरप्रेट करने वाला उस तरीके से नहीं समझ पा रहा है जिस तरीके से उसका ट्रू मीनिंग या कंटेंट दिया हुआ है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। पर्सन अगर अनसाउंड माइंड है, मान लो कोई अनसाउंड माइंड है, वो गया किसी आदमी के पास अनसाउंड माइंड है, उसने कहा कि अब मैं उसको कुछ पता नहीं है, उससे कोई गया, अब वो किसी आदमी का बहुत मान लो थोड़ा बारा खास हो गया, गया किसी आदमी ने उससे जबरदस्ती उसके साइन करा लिए या उसने खुद ही साइन कर दी, तो अब उसके लिए उसने कंसेंट थोड़े दे, क्योंकि वो जो कर रहा है उसका माइंड ही नहीं डेवलप है, उसकी जो न्यूरॉन्स फिलोसफी न्यूरॉन्स साइकोलॉजी है या न्यूरॉन सेल है वो प्रॉपर नहीं काम कर रहे हैं, या उसकी जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, जो उसका पूरा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो माइंड की एक साइकोलॉजी एनाटॉमी है वो नहीं प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रही, वो पूरी तरीके से रैशनल जजमेंट नहीं बना पा रहा, जो भी कर रहा है नेचर और कॉन्सिक्वेंस का उसको पता नहीं है। यही केस सिर्फ इंटॉक्सिकेशन में है कि जब इंटॉक्सिकेशन में है
तो वो अपने पूरे विवेक में नहीं है, उसका जो माइंड है वो इम्पेयर कॉग्निटिव सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, वो ट्रू जजमेंट नहीं बना पा रहा, रेशनल जजमेंट नहीं बना पा रहा, या पर्सन 12 साल से नीचे का है, मतलब वो डोली इनकपेक्स है, मतलब वो इनकैपेबल ऑफ क्राइम, उसको नेचर और सरकमस्टेंसेस के बारे में वो जो कर रहा है उसका भी दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ है। तो ये भी सारे प्रिंसिपल है जिसकी वजह से वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जा रही, क्योंकि इनके पास दिमाग ही नहीं उस तरीके का डेवलप, इनको यही नहीं पता कि जो एक्ट कराया जा रहा है उसमें इनकी कंसेंट का कोई वैल्यू नहीं बन रहा, क्योंकि अभी जितनी ला की समझ चाहिए उतनी इनके पास नहीं है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो रही जा रही हैं जिसके जरिए हम कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं मान सकते, क्योंकि ये सारी कंसेंट इनवायलेंट्री है, यहाँ कोई वायलेंट्री कंसेंट थोड़े दे रहा है। अब अनसाउंड माइंड है तो ये सरकमस्टेंसेस के जरिए आ जाएगी, या फैक्ट या ऐसी कुछ स्थितियां बन जाएंगी तो ये उसमें चला जाएगा। इंटॉक्सिकेशन की वो इनवायलेंट्री तरीके से हो रहा है, या इंटॉक्सिकेशन में उसका माइंड उस चीज को रेशनल जजमेंट फॉर्म करने के लिए नहीं, तो कंसेंट कहाँ से देगा, क्योंकि जब तक माइंड एक निश्चित पॉजिटिव कॉग्निशन में नहीं होगा या पूरी तरीके से बैलेंस नहीं होगा, सोबर नहीं होगा, तब तक वो फ्री कंसेंट कहाँ से बना पाएगा, अपने माइंड का सही से इंटरप्रिटेशन कहाँ कर पाएगा। तो जब ये सारी चीजें नहीं होगी तो हम कंसेंट को वैलिड कंसेंट कैसे बोलेंगे, हम तो उसको अंडर इन्फ्लुएंस या सरकमस्टेंस के बेसिस पे वो कंसेंट ट्रू कंसेंट हुई नहीं, या कुछ ऐसे परिस्थितियां क्रिएट हो गई जिससे हम उस कंसेंट को वैलिड कंसेंट की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो ये केस जो था अनुराग सोनी वर्सेस छत्तीसगढ़ का, इस केस में क्या हुआ था, एक एक्यूज था जिसने कंसेंट के साथ एक औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करा, उसमें ये पता चला कि जो उनकी बातचीत हुई और वो प्रॉमिस कर दिए कि मैं ये काम तभी करूंगा जब तुम प्रॉमिस करोगे तुम मेरे साथ शादी करोगे। हालांकि जो ये कंसेंट थी इसको ट्रू कंसेंट नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया, इसके पीछे ये लॉजिक दिया कोर्ट ने, उसने कहा कि जो उनकी इंटेंशन थी वो पहले से ही पता था कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं या शादी नहीं करेंगे, बस वो कंसेंट जो थी वो ट्रू कंसेंट नहीं थी, वो झांसा दे के या हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करके या इंड्यूस करके किसी तरीके से उस एक्ट को अंजाम देना जो वहां पे उसका ट्रू माइंड नहीं था या ट्रू इंटेंशन उसकी नहीं थी, वो ट्रू कंसेंट नहीं थी, क्योंकि वो इंड्यूस करके झांसा देकर बहला फुसला के, जहां उसकी फ्री माइंड या कॉग्निटिव सिस्टम नहीं था। तो इस वजह से हम उस कंसेंट को ट्रू कंसेंट ना मान के हम उस चीज के लिए हम मानेंगे कि ये ट्रू कंसेंट नहीं होगी और वो उसके लिए जो एक्यूज होगा वो लाइबल होगा, क्योंकि और ये कॉन्सेप्ट अब चला जाएगा रेप में, क्योंकि जहां पे फ्री कंसेंट के साथ या अनडू इन्फ्लुएंस के साथ या बिना उसके एक मिसकंसेप्शन के साथ अगर कोई आप एक्ट करते हैं जहां पे कंसेंट या जो हम इंडियन एविडेंस में पढ़ते हैं कि अब्सेंस ऑफ प्रोसिक्यूट अगर महिला बता देती है कि इंटेंशन नहीं है तो फिर वहां पे वो रेप का मामला में प्रिज्यूम कर दिया जाता है। प्रिजम्पशन में अगर हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में देखें कि प्रोसिक्यूट अगर ये कह दे कि उसने कंसेंट नहीं दिया है, अब्सेंस है कंसेंट, तो उसको प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो रेप का मामला है। सेम मामला है अब भारतीय न्याय संहिता में रेप के मामले में जाएगा और जो एक्यूज है वो उसके लिए लाइबल होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा और ये कंसेंट जो मालाफाइड तरीके से ऑब्टेन्ड की जा रही है या ये जो इसकी इंटेंशन है, इसमें कोर्ट ने यही कहा कि ये जो फैक्ट है पूरी तरीके से मिसकंसेप्शन के जरिए लिया गया, चीट करके या फ्रॉड करके, तो हम इसलिए एक्यूज को लाइबल ठहरा देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब जैसे महेश्वर टिग्गा वर्सेस झारखंड का केस है, इसमें क्या हुआ, इसमें कंसेंट जो दी गई वो मिसकंसेप्शन के जरिए अगर कोई भी कंसेंट दी जाती है जहां पे जो कंसेंट का ट्रू नेचर या कंटेंट होना चाहिए वो ना हो कि उसको और किसी तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, या वो जो बात जिस तरीके से कहनी चाहिए उस तरीके से ना समझ के अगली पार्टी उसका कुछ और ही मतलब निकाल रही, तो वो वहां पे ट्रू कंसेंट नहीं है, क्योंकि जो मीटिंग ऑफ माइंड है वो सेम नहीं है, वो मिसकंसेप्शन के जरिए हुआ है। वो जिस चीज के लिए कंसेंट दी थी वो कंसेंट वो एक्ट ना हो कि इसका कोई अलग इंटरप्रिटेशन हो रहा है, इसलिए हम उसको आइज ऑफ लॉ की नजर में वैलिड कंसेंट नहीं मानेंगे और हम उसको लाइबल ठहरा देंगे एक्यूज को। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब मैं आप लोगों को अगला केस ला बताता हूँ, दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट
का केस है। इसमें एक एक्यूज है वो बहुत अपने जीवन में परेशान होता है, 3 बार फेल हो जाता है, तो उसको लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को तबाह कर लूं, परेशान हो जाता है। जैसे आजकल बच्चे जब नहीं पढ़ जाता कुछ कर पाते, परेशान हो जाते हैं, उनसे नहीं कुछ होता तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे कदम उठा लेते हैं या आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। तो वैसे उसकी भी समस्या थी। हालांकि उसकी वाइफ काफी होशियार थी, तो उसने कहा कि बात उसने अपनी वाइफ से बातचीत करी, तो वाइफ ने कहा कि पहले तुम मुझे मारो, इसके बाद तुम मरना। तो मामला काफी बिगड़ गया। हालांकि एक्यूज ने अपनी वाइफ को तो मार दिया, लेकिन जैसे एक्यूज अपने को मारने करा वैसे पुलिस उसको पकड़ ली, तो किल कर दी। तो इसमें ये कहा गया कि जो वाइफ है उसने कंसेंट जो है अपनी फियर या मिसकंसेप्शन के जरिए नहीं दी थी, क्योंकि उसने वायलेंटरी कंसेंट दी थी और उसको पता था कि वो जिस चीज के लिए कंसेंट दे रही है वो बिना किसी प्रेशर या अंडू इन्फ्लुएंस के या कोई दबाव नहीं बनाया था एक्यूज। इसलिए जो एक्यूज है उसको हम यहाँ पे लाइबल नहीं करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट केस है दशरथ पासवान वर्सेज स्टेट का। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को अगला चीजें बताता हूँ। चलते हम लोग सुकारू वर्सेज कविराज इंपरर के केस में। इसमें एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर क्या करता है, एक बंदे का ऑपरेशन करता है पाइल्स का, लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस घट जाते हैं कि जो पेशेंट होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो लाइबल करार दिया जाता है। क्यों लाइबल करार दिया जाता है? क्योंकि डॉक्टर यहाँ जो है वो ड्यू केयर काशन का यूज नहीं करता। एक जो उसकी जो ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करता। जब वो पाइल्स का ऑपरेशन करता है तो वो नेग्लिजेंस तरीके से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जिसकी वजह से ज्यादा एक्सेसिव ब्लडिंग होने के कारण जो जो विक्टिम होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरी बात है, जो एक्ट होता है वो गुड फेथ में नहीं करता है, मतलब वो बस मनमानी कर रहा है, जो मन कर रहा है, कोई उसके अंदर दया भावना नहीं है। इसीलिए जो साइकोलॉजी में अफेक्शन की थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप इमोशन के जरिए किसी इंसान से कैसे मोटिवेट करा के एक बेहतर सोशल डेवलपमेंट या उसके बिहेवियर को चेंज करके कैसे आप उसको एक गोल ओरिएंटेशन में बेनिफिट के लिए, एक मानवता के लिए, एक सोशल चेंजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरी इमोशनल थ्योरी, अफेक्शनल थ्योरी इमोशनल के बारे में बात करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल प्लेयरों के ऊपर इसको लगाया जा सकता है, खिलाड़ियों के ऊपर लगाया जा सकता है, अधिकारियों के ऊपर लगाया जा सकता है, मैनेजमेंट के ऊपर लगाया जा सकता है, टीचर स्टूडेंट के रिलेशन के ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि कोई भी क्राइम बिना माइंड के नहीं होता है। तो इसलिए साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। अगर आपको साइकोलॉजी का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप बेहतर तरीके से लॉ को समझ पाएंगे। कि चाहे कॉग्निटिव माइंड की बात हो, अगर आपको कॉग्निटिव बिहेवियर के बारे में पता है, न्यूरॉन सेल के बारे में पता है, मिडाला के बारे में पता है, और भी आप अंदर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में जानते हैं, हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हैं, जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से हार्मोन है, कार्टिसोल हो गया, डोपामाइन हो गया। अगर ये सारी चीजें इन्हीं के वजह से जो हमारी बॉडी में साइकोलॉजिकल चेंजमेंट होते हैं वो संभव होते हैं। किसी में हमको गुस्सा आता है, किसी में हमको अच्छा फील होता है, तो वही सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है किसी क्राइम को कमिट करने के लिए। जब हमारी बॉडी में गुस्सा आता है तो हम अराउज होते हैं, उस अराउज की वजह से हम इस तरीके के एक्ट करने लगते हैं, जहां हमारा ब्लड प्रेशर या हमारी फिजिकल जो साइन है वो हमारे बॉडी में नजर आने लगते हैं। हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांसें तेज चलने लगती हैं, गुस्सा आता है, वो अनबियरेबल होता है, उतनी समय रहता है, उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा हमारी बॉडी शांति मिलती है, हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, वैसे ही हम शांत हो जाते हैं। तो थोड़ी देर की गुस्सा की वजह से बड़े से बड़े क्राइम हो जाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जैसे जयंती रानी वर्सेज स्टेट का केस 1983 में आया, इसमें एक एक्यूज था, वो हमेशा वहां उस जो जयंती रानी थी उसके यहाँ जाता था, धीरे धीरे उनका रिलेशन बनने लगा, उनके बॉन्डिंग बनने लगी, उन्होंने एक दूसरे से शादी करने की प्रॉमिस कर ली। इस बीच में वो उनका सेक्सुअल
डेवलपमेंट भी हो गया, वो सेक्सुअली इंगेज भी हो गई। बाद में भी वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उस प्रेग्नेंट होने के बाद उसने जो एक्यूज था उसने कहा कि पहले तुम एबॉर्शन कराओ, लेकिन अब ये लड़की जो विक्टिम थी वो नहीं मानी। तो जब नहीं मानी तो वो अब जो एक्यूज था वो घर जाना बंद कर दिया, वो अब डिसइंटरेस्ट लेने लगा। तो उसकी वजह से ये कहा गया कि जो कंसेंट थी ये विदाउट फ्री कंसेंट नहीं थी, इसलिए हम उसको लाइबल नहीं मानेंगे। तो ये बात थी, इसमें ये बात कही गई थी कि जो एक्यूज है वो अब पूरी तरीके से सारी चीजों के लिए यहाँ पे कंसेंट दी है, वो पता है, तो जो यहाँ एक्यूज है वो लाइबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये औरत ने फ्री कंसेंट, भाई जब तुमने कंसेंट दी होगी तभी तो सेक्सुअली रिलेशनशिप डेवलप हुए होंगे, प्रेग्नेंट भी हो गई, तुमने प्रॉमिस भी कर लिया मैरिज की, या तुमने सारी चीजें कर दी है, तो तुम्हारी यहाँ पे कंसेंट फ्री है, तो हम एक्यूज को काहे लाइबल ठहराएं। अब वो बाद में मुकर जा रहा है, तो ये वही मिसकंसेप्शन का मामला बन गया। लेकिन बात वही है कि सारी चीजें हुई, लेकिन ये भी चीजें साइड में घटती गई। जो काज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है वो भी आपको देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको लाइबल नहीं ठहराएंगे, क्योंकि यहाँ कंसेंट उसने कोई दबाव के जरिए या कोई उसको मार धमका के या इन्फ्लुएंस के जरिए नहीं ली। दोनों की स्वेच्छा थी, दोनों आए, साथ में मिले, मैरिज करने का प्रस्ताव रखे, बाद में सेक्सुअल रिलेशन डेवलप हो गया, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसकी वजह से बच्चे को, हालांकि वो नहीं अबॉर्शन में एग्री करी, हालांकि इसका मन था, लेकिन इसमें जो उनके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए तो इससे नहीं, क्योंकि पहले जो चीजें, तो ये कंसेंट तो उनकी फ्री थी इस एक्ट को करने के लिए। तो इस वजह से हम इसको लाइबल नहीं ठहराएंगे, क्योंकि एक्यूज अपनी जगह सही है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, इसमें भी तो अपनी तरफ से कंसेंट ही हो गया। अब यही प्रिजम्पशन का मामला जो हम इंडियन एविडेंस में पढ़ते हैं, अभी तक ये 111A में था, अब थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो एग्जैक्ट सेक्शन तो मुझको नहीं याद, पर उसका जिस्ट क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रजम्पशन लगाया जाएगा, अगर अब्सेंस कंसेंट की होगी तो मामला रेप में जाएगा। अगर प्रोसिक्यूट जो विक्टिम है उसको अगर उसने कंसेंट दे दी है तो फिर इसमें हम उसको रेप की श्रेणी में नहीं डालेंगे, जो एक्यूज है वो पूरी तरीके से लाइबल नहीं होगा। अब जैसे पुनई फतेमा वर्सेज इम्परर का केस है, पुनई फतेमा में क्या है कि स्नेक चार्मर अपने को कहता है कि मैं बहुत बड़ा पावरफुल हूँ, मैं तुमको प्रोटेक्ट कर दूंगा, अब अगर वो कोई भी दिक्कत होगी तो तुम मरोगे नहीं, अगर सांप काट भी लेगा या सांप जो है वो अगर काट लेगा तो मैं तुमको क्योर कर लूंगा। तो वो क्या करता है, वो कंसेंट दे देता है, उसको लगता है ये मुझको बचा लेगा, लेकिन एक्चुअली में वो कंसेंट जिस चीज के लिए देता है बचाने के लिए, वो चीज ना हो कि वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम उस जो कंसेंट है उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेंगे कंसेंट? क्योंकि उसने कंसेंट उसके पावरफुल प्रोटेक्ट के लिए दी थी कि वो उसको बचा लेगा, ये नहीं कि वो जो बाइट करेगा कि उसके पास स्किल है क्योर करने की। हालांकि ये बात जिस शब्द में कही गई थी, जिस इंटरप्रिटेशन में कही गई थी, वैसा यहाँ विक्टिम जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर पाया, या कंसेंट उसने दी थी इस काम के लिए कि वो क्योर करेगा स्नेक बाइट से, उसके पास स्किल है, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास पावर है कि मैं प्रोटेक्ट कर दूंगा। वो पावर के चक्कर में और स्किल टू क्योर में बड़ा अंतर है, तो ये मिसकंसेप्शन जो हो गया, इसी की वजह से हम उसको लाइबल ठहरा रहे हैं, और वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वो कंसेंट का ग्राउंड नहीं लेगा कि मैंने कंसेंट ली थी तो मैं लाइबल नहीं हूं। तो यहाँ स्नेक चाइमर, पुणे फतेमा लाइबल हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। तो कल मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा, तो आशा करता हूं फिर हम धीरे धीरे राइट टू प्राइवेट डिफेंस पढ़ेंगे। तो जाने से पहले आप लोगों के लिए यही करूंगा कि कोई भी सिचुएशन आए डरना नहीं है, लड़ते रहना है, धीरे धीरे सब हो जाता है। बस थोड़ा अपने अंदर हिम्मत रखना है, बिलीफ रखना है, और कोई किसी बात की दिक्कत नहीं लेनी है। वही है ना कि क्या हुआ, क्या हुआ अभी, क्या हुआ इस जमाने में कोई बात नहीं, लेकिन अभी सब कुछ नहीं आ रहे हैं। अभी अदम्य साहस और शक्ति सजदा करने के लिए तैयार नहीं है, तो बस आप लड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आप कर ले जाएंगे। बिलीव मी, यू हैव टू वंडर, बिलीव इन योरसेल्फ एंड हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी you people have in your disposal. So believe in your capability and you will do wonder, no matter what circumstances may be. Sometime it is your favor, sometime it's against your favor. So
don't believe in such a hefty things which might lead या distract you towards your path. तो आप उन चीजों पे ध्यान ना दीजिए जो आपको अलग दिशा में ले जाते हैं। आपका जो एम है, आप अपने ऊपर 2 साल काम करके तो देखिए, मिलेगी सफलता तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है। पढ़ने से आपके पास ज्ञान ही आएगा, वहां न जाके कहीं और आप अच्छा करेंगे। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारों, मिली हवाओं में उड़ने की सजा हो यारों, कि मैं जमीन के रिश्तों से कट गया यारों। और मेरे कलम पे जमाने की गर्द ऐसी थी, मेरे कलम पे जमाने की गर्द ऐसी थी कि अपने बारे में कुछ भी न लिख सका यारों। और मैं अपनी मौत की तैयारी में हूँ, मैं आप अपनी मौत की तैयारी में हूँ। मेरे खिलाफ आपकी साजिश फिजूल है, और जी चाहता है कह दूं जमीन और जमा जमा से मैं कि मंजिल अगर नहीं है तो गर्दिश फिजूल है। तो जब तक आपको मंजिल नहीं मिलती तब तक आप भौंकिए नहीं, चिल्लाइए नहीं कि आप बहुज्ञानी है, कोई वैल्यू उन चीजों की करेगा नहीं। कि वही है कि सारी साजिश अगर आप कर भी लें, पता नहीं किस दिन कौन ना निपट जाए, तो साजिश नहीं करना, अपने काम पे फोकस करना है और सब हो जाएगा। और बिलीव मी, आप कर सकते हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप बने ही हैं वो सारे काम करने के लिए। कि वही है कि हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर कटने का। हुआ जब गम से यूं बेहिसा, तो गम क्या सर कटने का। और ना होता गर जुदा तन से, तो जानू पर धरा होता। और हुई मुद्दत की गाली मर गया, हुई मुद्दत की गाली मर गया, पर याद आता। हुई मुद्दत की गाली मर गया, पर याद आता है कि वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो यूं होता क्या होता, उन सब चीजों के चक्कर में नहीं है। जब तक दम है, चाहे अपना सर कटे या तन जुदा हो, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आप सोचिए, अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो आप उसको इमेजिन करिए, लेकिन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सब धीरे धीरे हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो हम नई नई चीजें सीखेंगे, जानेंगे, बांटेंगे आगे चल के। जरूरी थोड़े कि सबको सब चीजें मिल ही जाएंगी, कि हर मंजिल हर आदमी को मुकाम नहीं मिलता है, कुछ को मिल जाता है तो ठीक है, जिनको नहीं मिलता तो का वो मर जाए क्या। सुसाइड का सोचना नहीं है, आपको लड़ते रहना है, क्योंकि कंपटीशन तो जिंदगी भर रहेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो डार्विन की फिलॉसफी है वो यही कहती है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसको अपने को इम्प्रूव करते रहना है, लड़ते रहना है। जब तक वो अपने अगर वो प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से अपने को नहीं बदलेगा तो वो समाज में पीछे रह जाएगा, आपको लोग कुचल देंगे। इसलिए आपको पावरफुल बनना है, यही समय है, लड़ते रहिए। इन सब छोटी मोटी चीजों पे अपना बेस कीमती जो माइंड खोबड़ा है उसको सही जगह लगाइए, क्योंकि ये बहुत नायाब चीज है। आज से 5 साल बाद जब आप वहां पहुंच जाएंगे तब आपको इन चीजों की अहमियत समझ में आएगी। अभी ये सब डिब्बा निप्पी का गेम अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि ये आपको गलत दिशा में ही ले जाएगा। और जब पैसा कौड़ी नहीं होता तो कोई डिब्बा निप्पी याद नहीं आते हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करना है और बढ़िया से मेहनत करिए, सब चीजें हो जाएगी। जितना शांत रहेंगे, जितना स्थिर दिमाग रहेगा, वो आपको हर जंग आपकी जिता देगा, आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। और लड़ते रहना है, और किसी भी चीज को बहुत अपने उस तक नहीं लेना है कि हर सबको बहुत सारी चीजें हैं जो होती रहती हैं आसपास, तो उनको हमको ध्यान नहीं देना है। जो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। जैसे घड़ी नहीं देखती है, बस चलती रहती है, वैसे आपको लगातार चलते रहना है। ठीक है, जो परेशान है कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, सब होगा, बस आप लगे रहिए, करते रहिए। और फिर आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊंगा। अभी आप लोगों के लिए केस ला लाऊंगा, फिर इसके बाद आप लोगों को करंट अफेयर्स भी बताऊंगा। तो धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े रहे, हम लोग पढ़ते रहेंगे, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, आप लोग भी पढ़िए, तैयारी करते रहेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। डरने का नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप लोगों को चीजें बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। और अपना इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है, तो इतना आप बना के रखिए कि आप जिस भी एग्जाम में बैठिए उसके
आपको 360 डिग्री सोचने की जरूरत है, वरना आसानी से तो कोई भी चीज आज के जमाने में नहीं मिलेगी। जहाँ पॉपुलेशन होगी वहाँ रेस भी, जो कंपटीशन की होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि लोग हम स्किलफुल आएंगे और लोग टैलेंटेड ही लिए जाएंगे, ऐसे लोग तो लिए नहीं जाएंगे। तो आपको अपने माइंड का जो कॉन्शियसनेस है, आपकी बुद्धि है, विवेक है, उसको डेवलप करना है। अगर वो डेवलप हो गई तो आप अपनी जगह ऑटोमेटिक बना लेंगे। तो इन्हीं सारी शब्दों के साथ मैं अपने आज के लेक्चर को विराम देता हूँ। तो फिर मैं मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों से उम्मीद और आशा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।